ट्रू क्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं क्राइम की सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नाजायज़ संबंधों के साथ जब लालच जन्म लेता है तो इसके बाद जो एक खतरनाक क्राइम जन्म लेता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हकीकत यही है कि जब लालच जन्म लेता है तो लालच के साथ साथ क्राइम भी पनपता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी भी लालच और क्राइम से भरी पूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी आखिर क्या है। नबी मोहम्मद ने अपनी पत्नी और इरफान के संबंधों को स्वीकार ही नहीं कर लिया था बल्कि दोनों का निकाह भी करा दिया था। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब वह इरफान से इसकी कीमत वसूलने लगा। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दोपहर 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि मदनपुर खादर के श्रीराम चौक से आगे यमुना खादर की झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। चूँकि यह इलाका दक्षिण पूर्वी जिले के थाना जैतपुर के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने ये सूचना थाना जैतपुर को दे दी और इसी के साथ ही पीसीआर वैन भी सूचना में बताए गए पते पर रवाना कर दी गई। यह 10 दिसंबर 2013 की बात है। थाने में उस समय इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर मौजूद थे। जैसे ही उन्हें थाना क्षेत्र में लाश पड़ी होने की सूचना मिली, वो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र हेमंत कुमार हेड कांस्टेबल बलिंदर को लेकर श्रीराम चौक के लिए रवाना हो गए। श्रीराम चौक थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही था और इसीलिए 5 मिनट में ही सभी वहां पर पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि लाश पोस्टा से करीब 500 मीटर दूर यमुना खादर की झाड़ियों में पड़ी है और वहीं से झाड़ियों के पास कुछ लोग खड़े दिखाई दिए तो इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच गए। वहां पीसीआर वैन भी खड़ी थी। झाड़ियों के बीच में एक युवक की लाश पड़ी थी और उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल की रही होगी। वह युवक जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने हुए था और उसका सिर और चेहरा कुचला हुआ था। पास ही एक ईंट भी पड़ी थी जिस पर खून लगा था और उसमें कुछ बाल भी चिपके हुए थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने इसी ईंट से इसका चेहरा इसलिए कुचला होगा ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। लाश देखकर ही लग रहा था कि चेहरे और गर्दन का मांस किसी जानवर ने खाया है। चेहरा कुचला होने की वजह से वहां मौजूद कोई भी आदमी लाश की शिनाख्त नहीं कर सका। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक पर्स मिला जिसमें 6 फोटोग्राफ्स थे और उसमें से 2 फोटोग्राफ्स उस पुरुष के थे और 4 किसी महिला के। इसके अलावा पर्स में कुछ विजिटिंग कार्ड्स भी थे और वो सभी एसी कूलर की सर्विस आदि से संबंधित थे। जेब में से 1400 रुपये नकद के अलावा बैंक में पैसे जमा करने के लिए एक स्लिप भी थी। वह स्लिप जामिया कोऑपरेटिव बैंक मदनपुर खादर की थी जिससे नबी मोहम्मद ने शहनाज के खाते में जुलाई महीने में 40,000 रुपये जमा किए थे। मृतक की जेब से नकदी मिलने के बाद यह तो साफ हो गया था कि हत्या लूट के लिए तो नहीं की गई थी। हत्या क्यों की गई और किसने की, यह जांच का विषय बात का था। सबसे पहला काम लाश की शिनाख्त कराना था। उसकी जेब से जो विजिटिंग कार्ड्स मिले थे, पुलिस ने उनमें लिखे फ़ोन नंबरों पर संपर्क किया तो उनमें से किसी से मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस के पास केवल बैंक पर्ची ही थी। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने आगे की जांच के लिए 2 कांस्टेबल्स को जामिया कोऑपरेटिव बैंक भेज दिया। वहां से पता चला कि वह अकाउंट जिस शहनाज के नाम पर था वह शाहीन बाग में रहती थी और वहां से शहनाज का मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। घटनास्थल पर पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मॉर्चरी में रखवा दिया। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए डीसीपी डॉक्टर पी करुणाकरन ने सरिता बिहार के एसीपी विपिन कुमार नायर की देखरेख में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में थाना प्रभारी अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर, एसआई नरेंद्र, हेमंत कुमार, रोहित कुमार, हेड कांस्टेबल बलिंदर, रविंदर, कांस्टेबल विकास, कुलदीप, निरंजन,
मामचंद, ब्रजपाल, हवा सिंह आदि को शामिल किया गया। पुलिस को बैंक से शहनाज का जो फ़ोन नंबर मिला था उसे अपने फ़ोन से मिलाया। फ़ोन इरफान नाम के किसी आदमी ने उठाया। इंस्पेक्टर तोमर ने कहा, हमें यमुना खादर की झाड़ियों से एक युवक की लाश मिली है। मरने वाले के जेब से कुछ फ़ोटो भी मिले हैं। उन फोटोग्राफ्स को पहचानने के लिए तुम थाना जैतपुर आ जाओ। सर, मैं तो इस समय बाहर हूँ, लेकिन अपने छोटे भाई को थाने भेज रहा हूँ, इरफान ने जवाब दिया। आधे घंटे बाद ही इरफान का भाई थाने आ गया। पुलिस ने जब उसे वो फ़ोटो दिखाए तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर तोमर ने अपने मोबाइल फ़ोन से लाश के कुछ फ़ोटो खींच लिए थे। खींचे गए वो फ़ोटो जब उसे दिखाए गए तो वह लाश को भी नहीं पहचान सका और इसके 2 घंटे बाद इरफान भी थाने आ गया। इंस्पेक्टर तोमर ने जब पर्स में मिले फ़ोटो उसे दिखाए तो फ़ोटो देखते ही बोला, ये फ़ोटो तो नबी मोहम्मद के हैं। ये ज़रूरी नहीं था कि पर्स में नबी मोहम्मद के फ़ोटो मिले थे तो लाश भी उसी की रही हो, इसलिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन से खींचे गए लाश की फ़ोटो इरफान को दिखाए तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इरफान से पूछताछ में पता चला कि नबी मोहम्मद नोएडा के गांव कुलेसरा का रहने वाला था। चूँकि उस दिन अंधेरा घिर चुका था, इसलिए पुलिस ने अगले दिन नोएडा जाने का कार्यक्रम बनाया। 11 दिसंबर 2013 को एक पुलिस टीम नोएडा के कुलेसरा स्थित नबी मोहम्मद के घर पहुंची। वहां नबी मोहम्मद की बीवी नूर फातिमा मिली। पुलिस ने जब उससे उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा, वह कल से कहीं गए हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं और ना ही बताकर गए हैं। वैसे भी वह अक्सर घर से बिना बताए 2-3 दिनों तक गायब हो जाते थे। आज या कल लौट कर आएंगे, मगर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल कल दिल्ली के यमुना खादर में एक लाश मिली है। थाने चलकर तुम लाश के फ़ोटो और सामान देख लो। पुलिस वालों ने कहा तो नूर फातिमा उनके साथ थाना जैतपुर आ गई। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने अपने मोबाइल फ़ोन से खींचे गए लाश के फ़ोटो पर फातिमा को दिखाए तो वह बोली, वह कपड़े तो इसी तरह के पहने हुए थे, लेकिन चेहरा कुचला होने की वजह से वह पहचान में नहीं आ रहे हैं। मृतक के पर्स से जो फ़ोटो मिले थे, पुलिस ने उन्हें भी नूर फातिमा को दिखाए तो पता चला उनमें से 2 फ़ोटो नबी मोहम्मद के थे और 4 नूर फातिमा के। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस नूर फातिमा को एम्स की मॉर्चरी ले गई। लाश का चेहरा भले ही कुचला था, मगर कपड़े और कदकाठी से उसने तुरंत पहचान लिया। लाश उसके पति नबी मोहम्मद की थी। फातिमा फफक कर रोने लगी। लाश की शिनाख्त होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। अब पुलिस का अगला काम हत्यारों का पता लगाना था। पुलिस ने सबसे पहले नूर फातिमा से नबी मोहम्मद के बारे में पूछा तो उसने बताया, वह मारुति कार सड़क के किनारे लगाकर कपड़ों की सेल लगाते थे। यह कार इरफान की थी और कपड़े भी इरफान ही बिकवाता था। उन्हें तो केवल मजदूरी मिलती थी। कभी कभी वह 1-2 दिनों बाद घर लौटते थे और इसके अलावा उनकी रोज़ाना शराब पीने की आदत भी थी। कल शाम को भी वह कार लेकर घर से निकले थे। रात को जब घर नहीं लौटे तो मैंने सोचा कि कहीं चले गए होंगे। आज इरफान ने मारुति की चाबी और उनका मोबाइल फ़ोन मुझे देते हुए कहा कि नबी ज़रूरी काम से कहीं गया है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वह किन किन लोगों के साथ शराब पीता था और उसमें से किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। इस बारे में पुलिस ने फातिमा से पूछा तो उसने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ऐसी जानकारी उसको है भी नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि वह किस किस के साथ शराब पीते थे। पुलिस को फातिमा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने नबी मोहम्मद, नूर फातिमा और इरफान के मोबाइल फ़ोन्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियाँ मिली। पुलिस को पता चला कि 9 दिसंबर की शाम 9:30 बजे इरफान और नबी मोहम्मद के दोनों फ़ोन की लोकेशंस कालिंदी कुंज की जेजे कॉलोनी पुस्ता रोड के पास थी और पुस्ते से थोड़ी ही दूर आगे ही यमुना खादर में नबी मोहम्मद की लाश मिली थी। इसका मतलब यह था कि उस रात दोनों एक साथ ही थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इरफान को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस ने इरफान से पूछा, 9 दिसंबर की शाम को तुम कहाँ थे? मैं शाम को अपने घर पर था। रात को भी मैं घर पर ही था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। घर के बजाय तुम कहीं और थे, इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने कहा। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात मैं अपने घर पर ही था। चाहे तो आप मेरे घर वालों से पूछ लें कि मैं कहाँ पर था।
इंस्पेक्टर तोमर के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि इरफान और नवी मोहम्मद के फ़ोन की लोकेशन पुश्ता रोड की थी। वह जान रहे थे कि इरफान झूठ बोल रहा है और इसीलिए उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में वह सच उगलने को मजबूर हो गया और उसने स्वीकार कर लिया कि नवी मोहम्मद ने उसका जीना हराम कर दिया था और इसीलिए मजबूरी में उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। उसने बताया कि उसे मारने में उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे और इसके बाद उसने हत्या की जो वजह बताई वो कुछ इस प्रकार से निकली। नवी मोहम्मद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गजरौला का रहने वाला था। उसकी शादी नूर फातिमा से हुई थी। नवी मोहम्मद मेहनत मजदूरी करता था और उसके गांव के कई लड़के दिल्ली, नोएडा में काम करते थे। उन लड़कों के पहनावे और खान पान में काफ़ी अंतर था। उनके ठाट बाट देखकर नवी मोहम्मद के मन में घर से बाहर जाकर काम करने की इच्छा हुई। करीब 15 साल पहले काम की तलाश में वह नोएडा आ गया, क्योंकि नोएडा में उसका एक करीबी दोस्त रहता था। यहाँ वह एक ठेकेदार के साथ मकानों की पुताई का काम करने लगा। नवी ठीक ठाक कमाने लगा था तो गांव से पत्नी नूर फातिमा को भी नोएडा लेकर आ गया और कुलेसरा गांव में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। करीब 3 साल पहले की बात है। नवी मोहम्मद दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद इरफान उर्फ फुरकान के यहाँ पुताई करने गया था। मोहम्मद इरफान भी मूल रूप से मुरादाबाद के गजरौला कस्बे का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी शहनाज के अलावा 4 बच्चे थे। वह अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे कार खड़ी करके कपड़ों की सेल लगाता था और इसके अलावा वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था। उसके यहाँ कूलर का भी काम होता था। कुल मिलाकर उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। घर पर काम करते समय उसकी नवी मोहम्मद से बात हुई तो पता चला कि वह भी गजरौला का ही रहने वाला है। इरफान को उससे सहानुभूति हो चुकी थी। नवी मोहम्मद अपने काम से परेशान था और इसलिए उसने इरफान से अपने लिए कोई दूसरा काम बताने को कहा। इरफान के कई तरह के काम थे और उसे अपने साथ काम करने के लिए एक विश्वसनीय आदमी की ज़रूरत थी। इसलिए उसने नवी मोहम्मद को अपने साथ काम करने को कहा। नवी मोहम्मद तैयार हो गया और फिर वह उसके साथ काम करने लगा। नवी इरफान के साथ सेल लगाकर कपड़े बेचने लगा। इरफान के साथ नवी मोहम्मद के अलावा 2 अन्य लड़के भी काम करते थे। चूँकि इरफान और नवी मोहम्मद एक ही ज़िले के रहने वाले थे इसलिए उनकी आपस में अच्छी पटने भी लगी थी। इरफान का नवी मोहम्मद के घर भी आना जाना हो गया। इरफान के ठाट बाट देखकर नवी मोहम्मद की बीवी नूर फातिमा उससे काफ़ी प्रभावित हुई। वह बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। पति की जो आमदनी थी उससे उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी तो दूर, घर का खर्च तक नहीं चलता था। नूर फातिमा का अपनी ओर होने वाला झुकाव बच्चों का बाप इरफान समझ चुका था और वह भी खुद को रोक नहीं सका और उसे चाहने लगा। वह नूर फातिमा की आर्थिक मदद भी करने लगा और जल्दी ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। करीब 1 साल तक उनके बीच में इसी तरीके का खेल चलता रहा। इरफान नवी मोहम्मद को अक्सर शराब पीने के लिए पैसे देता रहता था और इसीलिए उसका इरफान पर विश्वास बना रहा। उसे पता ही नहीं था कि दोस्ती की आड़ में इरफान उसकी पत्नी के साथ क्या गुल खिला रहा है। कहते हैं गलत काम की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, एक ना एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। इरफान के साथ भी कुछ यही हुआ। एक दिन नवी मोहम्मद ने अपनी बीवी और इरफान को अपने ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। पोल खोलने पर इरफान और नूर फातिमा के चेहरों के रंग उड़ गए। वो घबरा उठे कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन नवी मोहम्मद ने उस समय उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा। कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी गैर की बाहों में देखेगा तो जाहिर है कि उसका खून खौल उठेगा। मर्द भले ही बाहर कुछ भी करता फिरे, लेकिन अपनी पत्नी को वह खुद के लिए वफादार बनती रहना पसंद करता है। लेकिन पत्नी के बेवफा होने पर भी नवी मोहम्मद चुप रहा। उसके चुप रहने की वजह क्या थी, इस बात को ना तो नूर फातिमा समझ सकी और ना ही इरफान। इरफान के जाने के बाद नूर फातिमा के मन में डर बना था कि कहीं वह उसका पति उसकी पिटाई ना कर दे, लेकिन नवी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने पत्नी से साफ कहा, तू एक बात कान खोल कर सुन ले, इरफान तेरे साथ जो भी कर रहा है वो मैं फ्री में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। उसने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? उससे कहना कि उससे मेरा रोज़ाना का खर्च पूरा करना होगा, वरना वह यहाँ पर ना आए। पति की बात सुनकर नूर फातिमा मन ही मन खुश तो हुई,
लेकिन वह अचंभे में भी पड़ गई कि ये क्या कर रहा है। उसने सोचा कि इरफान तो वैसे ही उसका आर्थिक सहयोग करता रहता है और उसके कहने पर वह थोड़े बहुत पैसे पति के ऊपर भी खर्च कर देगा, यानी अब वह इरफान के साथ खुलेआम मौज मस्ती कर सकेगी। नूरी फातिमा ने यह बात इरफान को बताई तो वो भी खुश हो गया, क्योंकि अब वह बेधड़क होकर नूर फातिमा से मिल सकेगा। इसके बाद इरफान नूर फातिमा के लिए खाने पीने का इंतजाम करने और बिना किसी के डर के उससे मिलने लगा। नबी मोहम्मद को उन दोनों के संबंधों पर कोई ऐतराज़ नहीं था। इरफान की पत्नी को पता ही नहीं था कि पति के किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ संबंध भी है। पत्नी के इसी विश्वास का इरफान फ़ायदा उठा रहा था। यही नहीं, अब वह नूर फातिमा से निकाह करने की भी सोचने लगा। उसने इस बारे में उससे बात की तो वह भी तैयार हो गई। रही बात नबी मोहम्मद की तो उसने भी सहमति जता दी। इसके बाद इरफान ने नबी मोहम्मद की मौजूदगी में नूर फातिमा से निकाह कर लिया। यह 1 साल पहले की बात है। नूर फातिमा ने इरफान से निकाह जरूर कर लिया था, लेकिन रहती वह नबी मोहम्मद के साथ ही थी। इरफान 1-2 दिन के अंतर पर फातिमा के पास आता रहता था और इस तरह इरफान की 2 नावों की सवारी चलती रही। चूँकि इरफान का कपड़ों की सेल का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने मारुति कार नबी मोहम्मद को दे दी और अपने लिए सेंट्रो कार खरीद ली। दोनों ही अलग अलग जगहों पर सेल लगाने लगे। कपड़ों की सेल से जो पैसे आते थे, नबी उन्हें इरफान को दे देता और बदले में इरफान उसे उसकी मजदूरी दे देता। धीरे धीरे नबी मोहम्मद का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया। इरफान उसके यहाँ आता तो वह शराब के नशे में उसे गालियाँ देता और मारपीट करने पर उतारू हो जाता। इसके अलावा वह इरफान से पैसे ऐंठता। इरफान उसके मुताबिक पैसे देने में आनाकानी करता तो वह उसकी पत्नी शहनाज के सामने उसकी पोल खोलने की धमकी दे देता। मजबूरी में इरफान को उसके द्वारा मांगे गए पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इरफान की इसी कमजोरी का नबी मोहम्मद फ़ायदा उठा रहा था। आए दिन की इस ब्लैकमेलिंग से इरफान परेशान रहने लगा। उसने नबी को कई बार समझाया, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इरफान को डर लगा रहता था कि कहीं नबी मोहम्मद शहनाज को फातिमा के बारे में न बता दे। यही वजह थी कि वह उस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था और इसके 2 ही रास्ते थे। पहला यह कि हमेशा के लिए फातिमा से संबंध खत्म कर ले और दूसरा यह कि नबी मोहम्मद का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। नबी मोहम्मद को पैसे देने के बाद भी इस बात का विश्वास नहीं था कि वह अपना मुंह बंद रखेगा। इसके लिए उसके दिमाग में एक ही आइडिया आया कि वह नबी मोहम्मद को ठिकाने लगा दे। ऐसा करने से उसकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नबी मोहम्मद को ठिकाने लगाने वाली बात उसने नूर फातिमा को भी नहीं बताई थी। इस काम को वह अकेला अंजाम नहीं दे सकता था और इसलिए उसने अपने 2 साथ काम करने वाले राकेश और सूरज हाशमी से बात की। राकेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के नगला भवानी गांव का रहने वाला था और दिल्ली में कच्ची कॉलोनी मदनपुर खदर में रहता था, जबकि सूरज हाशमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शुक्लागंज का रहने वाला था और वह भी दिल्ली में रहकर इरफान के साथ कपड़ों की सेल लगाता था। इरफान ने दोनों साथियों के साथ नबी मोहम्मद को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना के अनुसार इरफान ने 9 दिसंबर की शाम को नबी मोहम्मद को फ़ोन करके दिल्ली में जैतपुर के पुश्ते पर बुलाया। नबी मोहम्मद शराब के नशे में था। नबी मोहम्मद इससे पहले भी इरफान के बताए गए पते पर पहुंचता रहता था, इसलिए फ़ोन आने पर 9 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे मारुति कार नंबर DL2CR 5093 से नोएडा से वह दिल्ली के लिए चल पड़ा। उधर इरफान भी राकेश और सूरज हाशमी को अपनी सेंट्रो कार नंबर HR26B 6738 में बिठाकर जैतपुर पुश्ता की तरफ चल पड़ा। श्री राम चौक से निकलने के बाद यमुना खादर में उन्होंने कार एक किनारे खड़ी कर दी और नबी मोहम्मद का इंतज़ार करने लगे। नबी मोहम्मद की गाड़ी दिखते ही इरफान ने उसे रुकवा लिया और फिर वे उसे यमुना खादर की तरफ ले गए। नबी मोहम्मद को समझ पाता तीनों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। नबी मोहम्मद ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के बीच वह अकेला निहत्था क्या कर सकता था। तीनों उसे पीटते हुए झाड़ियों में ले गए। पीटते पीटते नबी मोहम्मद लगभग अधमरा सा हो गया था। उसे ज़मीन पर गिराकर वह वहाँ पड़ी ईंट से उसका सिर और चेहरे को कुचलने लगे। थोड़ी देर में नबी मोहम्मद की मौत हो गई। वह जिंदा न रह जाए इसके लिए इरफान के साथ लाए छुरे से उसका गला भी काट दिया।
इरफान ने नवी मोहम्मद का मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और काम हो जाने के बाद सभी अपने अपने घर को चले गए। लाश खादर में पड़ी थी, इसलिए जंगली जानवरों ने उसकी गर्दन और चेहरे का मांस खा लिया था। अगले दिन इरफान मारुति कार से कुलेसरा नूर फातिमा के पास गया और उसने नवी मोहम्मद का मोबाइल फ़ोन उसे देते हुए कहा कि वह किसी काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर गया है। मारुति कार फातिमा के यहाँ खड़ी करके वह दिल्ली वापस आ गया। पुलिस ने 11 दिसंबर की रात को ही इरफान के साथियों राकेश और सूरज हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मारुति कार और सेंट्रो कार के अलावा मृतक और उनके मोबाइल फ़ोन, छुरा आदि बरामद कर लिया। इसके बाद सभी को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसलिए कमेंट करना ना भूलिए, मुझे भी तो पता लगे कि आपका कहानी के बारे में और मेरा कहानी सुनाने के बारे में क्या राय है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।